यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था एंड उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट्स या फिर डॉट प्रोडक्ट आप बोल सकते हो वो कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। एंड इसके बाद हमारा एक सप्लीमेंट में जो हमारा एनसीईआरटी के एकदम पीछे कुछ टॉपिक्स रहते हैं चैप्टर के, वो है एक ट्रिपल प्रोडक्ट नाम से, वो भी कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे एंड पॉसिबल हो तो हर कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट में क्या सीखा था कि उसका आंसर हमेशा स्केलर आएगा। उसका आंसर हमेशा स्केलर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या था? वेक्टर ए होता है, एक वेक्टर बी होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट की जगह क्रॉस यूज करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर होंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो हम ऐसे करेंगे, वो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे कॉस थीटा ना होकर यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा। एंड यहाँ पे सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, यहाँ पे हमारे पास एक एन कैप भी आएगा। एन कैप क्या है? ये एक हमारा यूनिट वेक्टर है, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। लेकिन अब ये आया कहां से, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक, इसको फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखे रहने देते हैं क्योंकि यही बेसिक है एकदम। आपको ये पता होगा तो आप वेक्टर प्रोडक्ट के कोई से भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नाउ सपोज आपका वेक्टर ए कुछ ऐसा बना हुआ है, ये रहा आपका वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर बी आपका ये बना हुआ है, ये रहा आपका वेक्टर बी। तो आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब इतनी लेंथ, ये हो गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मतलब इतनी लेंथ, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये हो गया। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? थीटा होगा ए से लेके बी तक। अब देखना, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ए से लेके बी तक ये एंगल लेंगे, ये थीटा होगा। ठीक, अगर यहाँ पे बी क्रॉस ए होता, अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी ना होके बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता, तो हम थीटा क्या लेते? हम थीटा ऐसे लेते, बी से ए की तरफ। ठीक, तो ये तो फिर भी बेसिक है। उसके बाद आपको एन कैप समझना पड़ेगा कि एन कैप कैसे आया। ठीक, यहां से इसको हटाते हैं। अभी तक सारी चीजें स्केलर है, मतलब अगर हम इतनी क्वांटिटी देखें ये, तो ये अभी तक स्केलर है। बट सिंस ये वेक्टर प्रोडक्ट है हमारा, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी आएगी तभी जाके ये वेक्टर बनेगा। अब ये होता क्या है? अब देखो, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। बट सिंस ये वेक्टर है, हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन डिपेंड करेगी ए एंड बी पे। एंड कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, ए से बी ले रहे हैं फिर बी से ए ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसको आप स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। ठीक, ये दो रूल है जिसकी हेल्प से आप एन की इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, एन कैप की। कैसे निकालते हैं? देखो, बहुत सिंपल है। अपना राइट हैंड लो एंड जहां से ए वेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखो एंड बी की तरफ लेके जाओ। बी की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करो, बी की तरफ अपनी फिंगर्स मोड़ो। ठीक, ए वेक्टर पे रखा एंड छोटा वाला एंगल लेना है आपको, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है कि ये एंगल भी है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल नहीं लेना हमें। ए पे रखा एंड मैंने अपनी फिंगर्स बी की तरफ मोड़ी, ए की तरफ रखा, बी की तरफ मोड़ी, मतलब कि ए क्रॉस बी हो रहा है, ए क्रॉस बी। तो ये जो जहां पे थंब पॉइंट करेगा बाहर की साइड, वो मेरी एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। जहां पे थंब पॉइंट करेगा वो हो जाएगी मेरी एन कैप की डायरेक्शन। अगर मेरे को बी कैप बी इंटू ए निकालना हो, तो मैं पहले वेक्टर बी बनाऊंगा, वेक्टर ए बनाऊंगा। ठीक, इस बार थीटा कैसे लेंगे? बी से ए की तरफ थीटा लेंगे, ये वाला बी से ए की तरफ। अब सिंस बी से स्टार्ट हुआ है,
तो मैं फिंगर्स को बी की तरफ से मोड़ना स्टार्ट करूंगा। देखो ऐसे फिंगर्स को मैंने बी की तरफ से मोड़ना स्टार्ट किया, बी से ए की तरफ आया, मैं इस एरो को फॉलो करते हुए इस एरो को फॉलो करा, मेरा थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की तरफ, तो मेरी एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड, अंदर की साइड। ठीक, इसको आप 3D प्लेन में समझो ऐसे, यहां से स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी। ये चीज आपको अगर बेसिक क्लियर हो गए उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी वेक्टर प्रोडक्ट में। ये हमारी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारा ए कैप इस डायरेक्शन में, हमारा ए कैप एक्स की डायरेक्शन में है, ये रहा हमारा ए कैप। ठीक, एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में, एंड इतने ही मैग्नीट्यूड का हमारा ए वेक्टर है, एंड सेम ये हमारा बी वेक्टर मान लेते हैं। इनके बीच में एंगल है, तो हम एंगल कहां से लेंगे, ए क्रॉस बी लेना है अगर हमें, तो ए क्रॉस बी में हम ए से स्टार्ट करेंगे, बी की तरफ मूव करेंगे छोटे एंगल से, छोटे एंगल से। छोटा एंगल कौन सा, ये वाला, एक ये एंगल भी है, वो एंगल हमें कंसीडर नहीं करना, छोटे वाले एंगल से चलना है। ए से बी की तरफ आ गए हम, ए से बी की तरफ आए। अब देखो एक्स एक्सिस हमारी बाहर की साइड है, एक्स एक्सिस हमारी ऐसे बाहर की साइड है, वाई एक्सिस हमारी इस साइड, एंड जेड एक्सिस हमारी ऊपर से नीचे तक। ठीक, ए से स्टार्ट करके बी की तरफ आना है, ए से स्टार्ट करके बी की तरफ आना है, ऐसे मूव होना है। तो हमने ए से स्टार्ट, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, हमने ऐसे स्टार्ट करा, एंड जो जेड एक्सिस है तो हमारा एन कैप कहाँ होगा, हमारा एन कैप होगा इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस में हमने रखा अपना हाथ, वाई एक्सिस की तरफ आना है, तो हमने फिंगर्स अपनी घुमाई। ठीक, जिस साइड हमारा थंब पॉइंट करेगा उस साइड हमारा एन कैप हो जाएगा। अगर यहीं पे मेरे को बी क्रॉस ए लेना होता, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तब क्या करता मैं अपनी फिंगर्स को रखता यहाँ पे वेक्टर बी की पोजीशन में। अब सिंस मेरे को छोटे एंगल पे घुमाना है, मैं ये वाला एंगल नहीं घुमा सकता, मैं ये वाला एंगल तो नहीं घुमा सकता क्योंकि ये बड़ा एंगल हो जाएगा, तो मेरे को छोटे एंगल पे घुमाना है। मैंने अपनी फिंगर्स कर ली ऐसे, वेक्टर बी के प्लेन में रखा मैंने, एंड मैंने वेक्टर ए की तरफ घुमा दी फिंगर्स को, वेक्टर ए की तरफ फिंगर्स घुमाई, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, नीचे की साइड, तो मेरा एन कैप क्या हो जाएगा, मेरा एन कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, मेरा एन कैप हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में। तो आपका ए क्रॉस बी है या फिर बी क्रॉस ए है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका एन कैप किस डायरेक्शन में होगा। एन कैप आपका सिंपली म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, जो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर हो। ठीक, आप देखो यहाँ पे ये जो एन कैप है वो आपकी जेड एक्सिस में आया, तो आपका एक्स एंड जेड मतलब कि आपका ए वेक्टर एंड जेड एक्सिस दोनों के बीच में 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ठीक, बी वेक्टर या फिर आपका वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में आपका 90 डिग्री है, फिर से परपेंडिकुलर, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। इसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर से 90 डिग्री पे होगी। अब वो डायरेक्शन ऊपर की साइड है फिर नीचे की साइड, वो हम राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल से देख सकते हैं। अब ये होता क्या है, हमने फॉर्मूला पता चल गया, हमें डायरेक्शन निकालनी पता चल गई। आपने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ी होगी, उसमें आपने ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा। ठीक, तो ये भी कुछ वैसा सही है अगर आप समझने जाओ तो। ये यहां से रब करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। तो देखो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, जो आपका 1D मोशन होता है, लीनियर, जो सिर्फ आपका ऐसे चलता है। दिया होता है ना क्वेश्चन में कि आपका एक पार्टिकल है, वो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है, आपको एक्सीलरेशन वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। एंड एक आपका मोशन आता है सर्कुलर मोशन, जो आपका 2D मोशन होता है, जिसमें आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व होती हैं, एक्स एंड वाई दोनों इन्वॉल्व होती हैं। इन दोनों को मिला के आपका एक मोशन आता है रोटेशनल मोशन। एक आता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब उसमें आपका ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, सर्कुलर मोशन भी होगा। क्या, जैसे आपका कोई कार चलती है तो उसमें आपका जो व्हील होता है वो आपका घूम भी रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, एंड वो घूमते घूमते आगे भी जा रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है उसका पूरे का। तो रोटेशनल मोशन की बात करते हैं हम। रोटेशनल मोशन और ये कैसे जुड़े हुए हैं उसको देखते हैं एक बार। ठीक, इससे अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे पास वेक्टर ए है एक, एंड हमारे पास एक वेक्टर बी है।
ठीक, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की बात कर रहे हैं, आपको बी क्रॉस ए अपने आप समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी की बात कर लेते हैं पहले। एंगल आपका थीटा दे रखा है बीच में, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? ए से स्टार्ट करेंगे, बी की तरफ जाएंगे। ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाएंगे। अब देखो होगा क्या, एन कैप की डायरेक्शन निकालो पहले। ए से स्टार्ट करके बी की तरफ गए, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? बाहर की तरफ। तो देखो आपकी एन कैप की डायरेक्शन में ऐसे आपकी डिनोट कर देता हूँ, ये बाहर की साइड है ये एन कैप। ठीक, अब हुआ क्या, हमें एन से स्टार्ट करना है, हमें थीटा मूव करना है, बट जब हम थीटा मूव करेंगे हम साथ में एन की डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। ये चीज समझ रहे हो? हमें ए से स्टार्ट करना है। ठीक, यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आपका पार्टिकल रखा है यहाँ पे छोटा सा, वो आपका ए से लेके बी की तरफ जाने की कोशिश करेगा ऐसे। ठीक, थीटा एंगल कवर करेगा वो। जब वो थीटा एंगल कवर करेगा तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो वो यहां से जब ऐसे चलेगा तो उसका एक ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा इस डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन भी करेगा, एंड यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन करते करते वो ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा। जिस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन करेगा वो होगा आपका एन, वो होगा आपका एन कैप। सर्कुलर मोशन भी करेगा एंड उसके साथ ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा। तो सर्कुलर मोशन में आपका क्या पता चलेगा? आपका थीटा, एंड ट्रांसलेशनल में क्या पता चलेगा? आपका एन कैप। ट्रांसलेशनल में आपका पता चलेगा एन कैप। थीटा और एन कैप, ये दो चीज आपकी पता पड़ेगी। इसमें इसके इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको इतना पता हो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। जैसे आप स्क्रू लेके आते हो कोई, जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ऊपर स्क्रू से, ठीक, तो कैसे लगा है, यहाँ पे हम स्क्रू को घुमाते गए, बट स्क्रू आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता चला गया। स्क्रू जब आप घुमाते हो तो वो आपका या तो अंदर जाता है, फिट होता है, या फिर जब इसको आप दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हो तो वो या तो बाहर की साइड आता है, तो वो साथ घूम भी रहा है एंड साथ में चल भी रहा है अंदर की साइड। तो सेम वे यहाँ पे आपका एक पार्टिकल ऐसे चलेगा भी एंड इस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ेगा, ऐसे भी चलेगा। आपको कोई पार्टिकल ऐसे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो, वो यहाँ पे जाना, इसको जाना यहाँ पे, बट वो ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा कहीं, तो वो घूम के ऊपर तो आया बट वो बाहर की साइड भी आ गया थोड़ा सा। तो आपको ट्रांसलेशन मोशन से एन कैप की डायरेक्शन पता पड़ेगी, एंड आपका जो थीटा होगा वो सर्कुलर मोशन से पता पड़ेगा। इसको आप अगर ज्यादा रीड करना है तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एक दो लाइन गिवन है, बस उसको आप रीड कर सकते हो। खैर, हमारा मेन टॉपिक ये है, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा ये है मेन टॉपिक। अब इसमें पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक, हमारे पास कोई वेक्टर गिवन होगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक, वेक्टर बी क्या है? B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। हमारे पास ये दो वेक्टर हैं। ठीक, A क्रॉस B कैसे निकालेंगे? आपने क्लास 11th में निकाल के देखा होगा। हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू, हम यहाँ पे सिंपली i कैप j कैप k कैप लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका A1 B, यहाँ पे आपका A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो एंड आपका A क्रॉस B निकल जाता है। यहाँ पे A क्रॉस B आपका निकल गया। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? आपको दो वेक्टर दे दिए जाएंगे इस तरीके से, एंड आपसे थीटा पूछेगा कि थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है। उस केस में कैसे करेंगे? तो आप पहले तो A क्रॉस B ऐसे निकालोगे, A क्रॉस B करके आपके पास फॉर एग्जांपल ये आएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं कि हमारे पास आया C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। हमारे पास इसका वेक्टर प्रोडक्ट करके ये वेक्टर निकल के आ गया। ठीक, तो वेक्टर A ये रहा, वेक्टर B ये रहा, एंड A क्रॉस B ये रहा। हम थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा हमारा होगा साइन इनवर्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ये आपके विद इन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, तो आपका थीटा इस फॉर्मूले से आएगा। यहाँ पे ध्यान रहे आपको, इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर निकल के आएगा इसका मैग्नीट्यूड लेना है। स्केलर में क्या था? स्केलर में आपका वेक्टर आ ही नहीं रहा था, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड लिया ही नहीं था। स्केलर में क्या था? स्केलर में हम यहाँ पे लिख देते हैं cos थीटा इक्वल्स टू
आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप कॉस इधर ले आके कॉस इनवर्स कर देते थे उससे। तो हमारे स्केलर में ये था, यहाँ पे आपके स्केलर क्वांटिटी आती थी, आपकी वेक्टर नहीं थी। यहाँ पे सिंस वेक्टर आ रहा है इसलिए हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब मैग्नीट्यूड ले लिया तो यहाँ से एन कैप भी हट जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड की बात करी हमने 1 है, तो इसके मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक, तो ये रहा हमारा। इन शॉर्ट जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इतने में से ही पूछे जाएंगे। या तो 2 वेक्टर दे दिए, ए क्रॉस बी पूछ लिया, 2 वेक्टर दिए, उसका 2 वेक्टर दिए, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल ही लोगे, एक ये आ ही जाएगा। ठीक, उसका अगर आपने इस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लिया तो आपका इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब जब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है, इसका है एंड इसका मैग्नीट्यूड है, तो आप साइन थीटा बहुत इजीली निकाल लोगे। एंड साइन थीटा निकालेंगे तो आप थीटा भी निकाल लोगे। तो इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, यहां से आपके ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस उठेंगे, क्योंकि जो मेन है वो है आपका 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में बच्चे अटकते हैं ज्यादा, एंड वो आपका मेन भी है, क्योंकि 3D ज्योमेट्री आपने पहले नहीं पढ़ रखी है। आपने क्लास 11th में पढ़ रखी है ज्योमेट्री, बट वो 2D प्लेन में था आपका। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सब चीजें आपकी 2D प्लेन में था। ये आपकी अब 3D प्लेन में आएंगी चीजें 3D ज्योमेट्री में, तो वहां से हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब देखो, यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं इसकी। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है वेक्टर की, वेक्टर प्रोडक्ट की, यहाँ पे वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा एरिया कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें ये 2 चीजें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एप्लीकेशन है इसकी एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो, हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है, हमारे पास ये ट्राइंगल गिवन, ठीक, इसकी 2 साइड्स हमें पता रखी है कि ये वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें ये पता है कि ये 2 वेक्टर हैं एंड इसकी साइड्स हमें पता है कि मतलब इसकी एक साइड वेक्टर ए है, दूसरी साइड वेक्टर बी है। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, जब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था उसमें भी हमने ये चीज देखी थी। ठीक है, जब हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा था तब भी हमने ये चीज देखी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका हाफ करेंगे, तो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा 1/2 एंड 2 साइड जो भी वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है उसका हम ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया एक बार, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम होता तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे हम हाफ नहीं लगाते, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेते डायरेक्टली। ठीक, पैरेललोग्राम ऐसे होता है। ठीक, 2 साइड आपकी कोई भी रिप्रेजेंट की गई है वेक्टर ए वेक्टर बी से। ठीक, एंड इनके बीच में आपको ऑब्वियसली कुछ एंगल गिवन होगा एंड एंगल की हमें जरूरत भी नहीं होगी, हमें सिर्फ वेक्टर ए पता हो कि क्या है, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, एंड वेक्टर बी पता हो हमें आई कैप जे कैप एंड के कैप की फॉर्म में, तो हम ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उसका ले लिया मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसका ले लिया मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप जल्दी से। ठीक, एंगल निकालने के ऊपर, एरिया निकालने के ऊपर, इन दोनों एप्लीकेशन पे, ताकि और अच्छे से समझ में आता है। देखो, ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बट हाँ एक बार आपको इस पे बैठना पड़ेगा, एक बार आपको अच्छे से, एक बार कर लिया आपने उसके बाद फिर आपको आदत हो जाएगी, आप एग्जाम में भी कर लोगे। सो हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, फॉर एग्जांपल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड हमारे पास वेक्टर बी गिवन है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। हमने 2 वेक्टर मान लिए कोई से भी रैंडमली। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर इन दोनों साइड से ट्राइंगल की 2 साइड इन दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल।
या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के केस में पैरेललोग्राम की दो साइड इन दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई है, उसमें निकालना है हमें एरिया। सबसे पहले थीटा हमारा कैसे निकलेगा। थीटा हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं भूलना है, डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये हमारा थीटा का फॉर्मूला है। हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जल्दी से निकाल लेते हैं। आपको शॉर्टकट पता ही है, डिटरमिनेंट बना के आई कैप जे कैप के कैप 3 2 -1 3 2 -1 1 2 5। ठीक, इसका निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट। क्या आएगा, सबसे पहले आई कैप एज इट इज, कॉलम हाइट किया, रो हाइट करी, 5 × 2 10 माइनस 10 माइनस आपका 2 × -1 -2। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 10 -2 आई कैप, 10 -2 आई कैप। ठीक, जे कैप में हमारा माइनस लगता ही है एक, कॉलम हाइट किया, रो हाइट करी, 5 3 15 माइनस 1 × -1 -1। यहाँ पे आपका हो गया जे कैप। एंड के कैप में हमारा प्लस रहता है सिंपल, तो हमारा 3 × 2 6 माइनस 2 × 1 2। ये हो गया आपका के कैप। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 12 आई कैप, 12 आई कैप माइनस 15 1 16 जे कैप प्लस 6 में से 2 4 के कैप। ठीक, ये हो गया हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आंसर हो गया। मेन पार्ट हमने निकाल लिया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लिया। उसके बाद हमें तीनों चीजें पता है कि क्या क्या निकालनी है, हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम थीटा निकालते हैं। थीटा निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, तो चलो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जल्दी से। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 स्क्वायर यार, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। 256 होगा आई थिंक, 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एक बार यार शक हो रहा है मेरे को, 256 ही होगा, देखा। खैर, इसको ऐड कर लेते हैं हम जल्दी से। इसको ऐड करके क्या आएगा, हमें इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत है ना, यहाँ पे भी नहीं है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा 144 प्लस 256 6 4 10 16 कैरी 1 5 1 6 1 7 7 4 11 कैरी 1 और फिर कैरी 1 तो 2 2 4 √416 √416 हमारा इसका मैग्नीट्यूड आया। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 9 + 4 + 1 √14। एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारा, 1 + 4 + 25 तो √30। तो हमने हर चीज का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम जल्दी से थीटा कैलकुलेट करते हैं। पहले थीटा क्या होगा हमारा, साइन इनवर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √416 अपॉन √14 √30। ठीक, अब इसको आप एक सेम रूट के अंदर लेके कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी आपका ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है वो आप करके देख लेना। 416 अपॉन 14 × 30। रैंडम वैल्यू लेने से यही होता है, कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो गई अब। ठीक, तो इसको आप ऊपर नीचे 2 से कैंसिल आउट हो रहा है शायद, ये यहाँ पे 208, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 104, यहाँ पे 7। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स √104 अपॉन आपका 75, फिर 90 एंड फिर आपका 105, 104 अपॉन 105। इसका रूट लोगे, साइन इनवर्स के साथ लोगे, तब आपका ये आ जाएगा थीटा।
तो आपका थीटा क्या है, यहाँ पे एक साइड में लिखते चलते हैं साथ में, यहाँ पे √416 भी यहाँ से हटाते हैं। हमारा थीटा आया साइन इनवर्स √104/105। ठीक, ये हमारा थीटा आ गया। उसके बाद क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। कौन सा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इन दोनों वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी। अब देखो एक साइड और जोड़ेंगे हमारा बन जाएगा ट्राइंगल, एक साइड हमने और जोड़ी, ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, मैग्नीट्यूड हमारा √416 निकाल रखा है हमने। तो हमारा एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 √416। 416 इसके आगे आप स्क्वायर यूनिट्स लगा सकते हैं। ये आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा एरिया ऑफ कोर्स आपका √416। अब आपको और ज्यादा कैंसिल करना है तो आप √4 लिख लो, 2 √416 और 2 को हमने √4 लिख लिया। कॉमन रूट के अंदर ले गए हम, तो इसका एक बार दो बार हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ, एरिया ट्राइंगल हो गया हमारे पास √104। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका बहुत इजी है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू √416। तो हमने तीनों आंसर कैलकुलेट कर लिया। हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो गई क्योंकि हमने रैंडम कुछ भी वेक्टर मान लिया था अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो हमारे तीनों पार्ट कवर हो गए। थीटा हमने निकाल लिया, थीटा क्या है हमारा साइन इनवर्स में आया, क्योंकि आगे वो फर्दर कैलकुलेट नहीं कर सकते हम उसको। यहाँ पे हम यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ भी हमारी स्क्वायर यूनिट आएगी। नाउ हमने थीटा निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर ली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर ली, और देखते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलेंगे। इसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे आपकी दो प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका लैम्डा बाहर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक, तो ये लैम्डा आपका किसी भी वेक्टर के साथ जा सकता है। ये लैम्डा आपका किसी भी वेक्टर के साथ, जैसे ऐसे किसी भी वेक्टर के साथ जा सकता है, या फिर ठीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करो, उसके बाद लैम्डा मल्टीप्लाई करो, या फिर लैम्डा पहले मल्टीप्लाई कर दो किसी एक में, उसके बाद बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लो इसके साथ, या फिर वेक्टर ए एज इट इज रहने दो, वेक्टर बी में पहले यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो एंड फिर इन दोनों का आपका वेक्टर प्रोडक्ट लो, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तब आपको पता ही है वेक्टर ए हमारे बी और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हैं। एक प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव होती है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब यहाँ पे आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके कुछ केस बनते हैं। केस कौन कौन से, जब आपका थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, जब आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ केस बनेंगे। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हट जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन 90 हमारा होता है 1। यहाँ पे जब 0 होगा तो हमारे पास इसका जो है ये 0 वेक्टर आएगा। ध्यान रहे, ये 0 वेक्टर आएगा। यहाँ पे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक, यहाँ से रब करते हैं, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस वाले केस को, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा तब क्या होगा, जब आपका थीटा 0 डिग्री है तब आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए आपका, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, साइन थीटा
या फिर थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 की वजह से सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका n वेक्टर है, ये चीज मत भूलना, आपका n वेक्टर है तो यहाँ पे आपका 0 वेक्टर होगा। 0 वेक्टर क्या होता है आपका 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये होगा आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का प्रोडक्ट ये होगा अगर थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री कब होगा, या तो दोनों पैरेलल वेक्टर हो या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, तो उस केस में हमारे पास 0 वेक्टर आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं जब आपका थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि आप करना क्या है। जैसे अभी ये क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है 3, एंड ये आपके 2 अलग केस होते हैं जिसमें 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। 0 डिग्री वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। खैर उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। लैम्डा की वैल्यू, हाँ फाइंड, देखो क्वेश्चन में बोले ही इस तरह से क्या है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। म्यू एंड लैम्डा फाइंड करना है हमें इफ, देखो 2 वैल्यू फाइंड करनी है एंड हमारे पास क्या गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6j कैप प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, 27k कैप क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग। i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे कई बच्चे 0 वेक्टर नहीं देख के यहाँ पे सिर्फ 0 देख लेते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसको 0 के इक्वल कर देंगे, आपका लैम्डा एंड म्यू नहीं आ पाएगा फिर, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है लैम्डा एंड म्यू। अब कई बच्चे बोलेंगे कि यार लैम्डा एंड 2 चीजें फाइंड करनी है, हमें एक इक्वेशन गिवन है, कैसे होगा। यहाँ पे अगर आपका अगर 3 चीजें भी फाइंड करनी होती तो हमारी हो जाती। यहाँ पे अगर आपका अल्फा भी होता तब भी वो कैलकुलेट हो जाता, बट सिंस क्वेश्चन में हमसे बोला नहीं गया है तो हम यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो इसका सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, उसके बाद यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आई जे के ये 3 हो गया, उसके बाद हमारा वेक्टर ए का लिखते हैं। वेक्टर ए कौन सा है जो पहले लिखा गया है 2 6 एंड यहाँ पे आपका 27, उसके बाद यहाँ पे 1 लैम्डा एंड म्यू, 1 लैम्डा म्यू, इसका आपको लेना है डिटर्मिनेंट लो आप इसका, तो क्या आएगा सबसे पहले आई कैप के साथ क्या क्वांटिटी आएगी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, ठीक, माइनस जे कैप में यहाँ पे माइनस आता है इसलिए माइनस लगा है 2 म्यू माइनस 27 जे कैप, उसके बाद आपका के कैप में क्या आएगा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6, यहाँ पे के कैप इक्वल्स टू 0। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, वो 0 लिखना आपको 0 वेक्टर लिखना है। 0 लिख दोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 वेक्टर मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आपको लैम्डा एंड म्यू कैलकुलेट करना है, कैसे होगा आई कैप का कंपोनेंट आई कैप के साथ आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे आपका 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, तो यहाँ पे आपका 2 म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0 एंड के कैप का के कैप के साथ, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। हमें लैम्डा म्यू फाइंड करना है तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हम 2 इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू क्या आया हमारा 27/2 13/5 लिख लो आप चाहे तो, या फिर आपका लैम्डा 6 इधर आया 2 इधर से डिवाइड हो गया तो लैम्डा हो गया आपका 3। तो हमारे म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमारे पास अगर कोई थर्ड वेरिएबल भी होता तो उसको भी हम फाइंड कर लेते। 3 इक्वेशन होती, 3 वेरिएबल होते, हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते उसको। नाउ यहाँ पे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट खत्म हो गया है, इसमें आपका और कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं है। इसमें आपकी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस करो एंड जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा इसमें। ये ज्यादा हार्ड चीजें नहीं है, बस आप इस एक फॉर्मूले को याद रखना, एप्लीकेशन याद रखना। एप्लीकेशन क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा तो इसका मैग्नीट्यूड लेके हाफ से डिवाइड, अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो सिर्फ इसका नॉर्मली मैग्नीट्यूड लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट पे, वो हमारा
मेन टॉपिक नहीं है, बट यस वो आपके बोर्ड में आ सकता है। अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ बना तो वो ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ लेगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपके चैप्टर में नहीं है, आपके सप्लीमेंट में गिवन है एकदम पीछे। सो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले तो नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का यूज होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब आपका स्केलर होगा एंड आपका वेक्टर होगा, स्केलर एंड वेक्टर होगा। एंड ट्रिपल मतलब यहाँ पे आपके दो वेक्टर की जगह तीन वेक्टर होंगे, दो वेक्टर की जगह तीन वेक्टर होंगे। तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसमें आपके दो टाइप हैं, एक तो स्केलर एक वेक्टर, जैसे आपका नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में था स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें आपका सबसे पहले आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर आपका, जिससे इस नाम में स्केलर है तो इसका आंसर आपका स्केलर आएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास लेट से तीन वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस यहाँ पे a2 आई कैप जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक, उसके बाद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी भी इसी तरह से हम मान लेंगे, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप एंड यहाँ पे c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप। हमने तीन वेक्टर लिए, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ऐसे करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट है, देखो डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने डॉट का इस्तेमाल किया है। या फिर आपका सिंपली ऐसे लिखा होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में तीन वेक्टर लिख दिए, तब भी आपका मतलब यही है कि इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें लेना है इन तीनों वेक्टर का। अगर हमने तीन वेक्टर लिखे एंड हमने इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में इसको कवर कर दिया तो उसका मतलब भी सेम है कि हमें ये चीज निकालनी है। या फिर आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब यहाँ पे क्रॉस क्यों आया, देखो हमें स्केलर आंसर चाहिए। स्केलर आंसर हमारा कब आता है, जब हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तब हमारा क्या आता है, स्केलर आंसर आता है। बट हमारे पास ये भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है। इस केस में हमारा डॉट प्रोडक्ट किस किस का हो रहा है, इसका हो रहा है एंड इस पूरी क्वांटिटी का हो रहा है। ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर कब होगी, जब हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तभी हमारा वेक्टर बनेगा। एंड जो भी आपका वेक्टर बन के आएगा उसके साथ हम ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक, एक तो ये तरीका आपके ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। क्या, आप पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लो, जो भी आपका फाइनल आंसर आया उसका ए के साथ आप ले लो डॉट प्रोडक्ट। ठीक, वो आप कर सकते हो, बट इससे एक और इजी तरीका है। क्या, ये होता है आपका, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक, इसका आप ले लो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। क्या आया, ए पहले बी बाद में सी बाद में, सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, या फिर आपने ऐसे नॉर्मली जो आपका मेथड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। पहले आपने वेक्टर प्रोडक्ट लिया, उसका आपका जो ए के साथ है उसके साथ ले लिया आपने स्केलर प्रोडक्ट, तो आपका आंसर स्केलर ही आएगा। आप इसमें भी देखो आपका आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक, अब इसमें कुछ चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी दो वेक्टर, चाहे ए बी या बी सी या फिर ए सी, दो वेक्टर या तो इक्वल हो गए या फिर किसी पर्टिकुलर रेशियो में आ रहे हैं, वो रेशियो मतलब कि वेक्टर ए हमारा 2 वेक्टर सी हो गया, या फिर वेक्टर ए हमारा 1/2 वेक्टर बी हो गया। अगर इस तरह से हमारे कोई भी दो वेक्टर या तो इक्वल हैं या किसी रेशियो में है, तो हमारा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके जो 20 मार्क्स होते हैं ना, उसमें काम आएंगे। 20 मार्क्स में आपसे 20 मार्क्स मतलब आपके 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, एक नंबर के, तो उसमें आपसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे ये बोल दिया जाएगा कोई भी दो वेक्टर आपको इक्वल गिवन होंगे या पर्टिकुलर रेशियो में, आपसे बोल दिया जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। अगर आपको पता है कि वो आंसर 0 होगा तो आप डायरेक्टली 0 टिक करके आओगे। जिसको नहीं पता होगा वो वहां पे बैठ के टाइम वेस्ट करेगा इसको पूरा सॉल्व करने में। ठीक, तो क्या कंडीशन है, कोई भी दो वेक्टर या तो इक्वल
या किसी पर्टिकुलर रेशियो में हो। कोई भी दो वेक्टर आपका, चाहे वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए इस तरह से हो, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और ए कॉमन हो गया तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट भी हमारा 0 आएगा। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे बी और बी कॉमन हो गया, इसका भी 0 आएगा। ठीक, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इतना ही था बस। एंड ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है, अगर आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है तो ये हमारा पैरेललोइड होता है, उसका वॉल्यूम बताता है। पैरेललोइड होता है, उसका वॉल्यूम हमें बताता है। देखो जैसे हमने ट्रिपल, इसके जस्ट पहले हमने वेक्टर प्रोडक्ट देखा, वो क्या बताता है हमें, वो हमें एरिया बताता है, या तो ट्राइंगल का या फिर आपका पैरेललोग्राम का। यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम को अगर 3D वर्जन देखा है तो उसको पैरेललोइड बोलते हैं। ठीक, उसका वॉल्यूम हमें ये बताता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कोई भी हमारे पास पैरेलल बनता है, रुको एक मिनट, यहाँ से ये चीज रब करते हैं। ये ऐसी शेप होती है वेक्टर, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, ये 3D शेप है। ठीक, एंड हमारे पास वेक्टर सी ये रहा अंदर की साइड। ठीक, अब यहाँ पे सामने आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, पीछे भी आपका वो पैरेललोग्राम बनेगा उस साइड, फिर आपका बैक साइड पैरेललोग्राम बनेगा, एंड उन सबको आप कनेक्ट कर दोगे तो आपका एक पैरेललोइड बन जाएगा पूरा इतना बड़ा। उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, इन तीनों वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये जो पैरेललोइड है उसका वॉल्यूम। बट हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। इसके बाद है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इससे भी छोटा है क्योंकि उसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं है। ठीक, यहां से हम यहाँ रब करते हैं, दूसरे नंबर पे चलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट से करते थे ना स्केलर में, यहाँ पे करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बी और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसके बाद आपको ए वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको इसमें नॉर्मल मेथड ही लगाना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड ही इसमें आपको लगाना पड़ेगा। क्या होता है नॉर्मल मेथड, आपको पहले बी वेक्टर वेक्टर सी इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो भी वेक्टर निकल के आएगा उसके साथ आपको ए का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, तब जाके आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलेगा। आज की वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करी, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो मेन फॉर्मूला होता है। मेन फॉर्मूला क्या होता है उसका, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच में एक्यूट एंगल होता है, छोटा वाला एंगल, थीटा आपका लेस देन इक्वल टू पाई या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपकी थीटा की कंडीशन है। एन कैप, एन कैप क्या होता है, आपका एक यूनिट वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन में, ए और बी से म्यूचुअल डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब रूल से हम फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। उसके बाद हमने एप्लीकेशन की बात करी। एप्लीकेशन क्या क्या है, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एट लास्ट हमने ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करी, जिसमें आपका स्केलर एंड वेक्टर दो अलग अलग चीजें। स्केलर में थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी है, क्यों, एंड उसमें एक शॉर्टकट भी है, वो हमारे पैरेललोइड का वॉल्यूम बताता है। एंड यहाँ पे हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में नॉर्मल है। ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइंड आउट कैसे करते हैं, कोई भी दो वेक्टर होंगे उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो, तीसरे वेक्टर के साथ आपको फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो एक वेक्टर फॉर्म में आएगा। इसी के साथ हमारा वेक्टर अलजेब्रा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। 3D ज्योमेट्री में हम 4 to 5 डेज लगाएंगे एंड उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको चीज़ें समझ में आई एंड वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, एंड अगर कोई क्वेरी रह गई तो नीचे कमेंट कर देना, एंड आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो तो उसके साथ शेयर जरूर करो। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।